बच्चों के अंदर बर्न को काउंट किया जाता है, और बर्न को किससे काउंट करते हैं? रूल ऑफ 5 से। किससे करते हैं? रूल ऑफ 5 से। ठीक है, तो उसके अंदर हेड एंड नेक को दिया है 20, इसके अलावा चेस्ट, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट 20, एब्डोमेन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 20, हेड हैंड 10 और बोथ हैंड 10। ठीक है, बोथ लेग 10। ठीक है, जस्ट जो एडल्ट है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 18 18 18 और 18, 9 9 1, ये आता है रूल ऑफ 9। क्या कहलाता है? रूल ऑफ 9। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, देखो यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले दो चीजें आती है। क्या आता है? पहला आता है यूरोलॉजी और दूसरा आता है नेफ्रोलॉजी। क्या आता है? यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। सो नेफ्रोलॉजी किसकी स्टडी होती है? स्टडी ऑफ, क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ किडनी। अगर हम सिंपल किडनी की स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजी, क्योंकि नेफ्रॉन किसका पार्ट? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट किसका है? किडनी का। ठीक है, यूरोलॉजी किसकी स्टडी होती है? स्टडी ऑफ एंटायर सिस्टम। एंटायर सिस्टम, यूरिन प्रोडक्शन से लेकर यूरिन एक्सक्रिएशन तक। कहां तक? यूरिन प्रोडक्शन से लेकर यूरिन एक्सक्रिएशन तक किसका पार्ट होगा? यूरोलॉजी का। किसका? यूरोलॉजी का। तो इसके अंदर आएगा स्टडी ऑफ किडनी या यूरिनरी सिस्टम लिख दो डायरेक्ट। यूरो सिस्टम, यूरो सिस्टम के अंदर क्या क्या आ गया? तो किडनी आ गई, यूरेटर आ गए, ब्लेडर आ गया, यूरिथ्रा आ गया। ठीक है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? स्टडी ऑफ यूरो सिस्टम। ठीक है, पहली चीज यूरो सिस्टम, यूरिन का बनना और एक्सक्रिएट होना। ठीक है, इसके अलावा जेनेटेलिया एंड जेनेटेलिया, क्योंकि एक्सक्रिएटरी साइट कौन सी होगी? तो क्या होगा? जेनेटेलिया एंड जेनेटेलिया। तो अगर इनकी हम स्टडी करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? यूरोलॉजी। क्या बोलेंगे? यूरोलॉजी। अच्छा, अब एक बेसिक पॉइंट आता है कि जो किडनी है, इस किडनी की हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्यों जरूरी है किडनी? फंक्शन, किडनी की रिक्वायरमेंट क्या है? तो देखो, हमारी बॉडी वेस्ट बनाती है, और हमारी बॉडी नहीं, हर एक व्यक्ति, हर एक चीज जो कुछ भी फंक्शनल है, तो वो फंक्शनल होने के साथ साथ वेस्ट का निर्माण भी करती है। जो फंक्शनल है वो वेस्ट का निर्माण भी करेगा। ठीक है, और वेस्ट बनते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? गैस, इसके अलावा लिक्विड, इसके अलावा सॉलिड। तो हमारी बॉडी के अंदर गैस वेस्ट को बाहर कौन निकालता है? गैसेस वेस्ट किसके जरिए बाहर निकलती है? किडनी से गैस निकलती है। क्या? रक्तम से, फ्लेटस के रूप में। इसके अलावा लंग्स। कौन है? मेजर है लंग्स। ठीक है, दूसरा लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में कौन सा? यूरिन, किडनी। क्या होगा? किडनी। तीसरा सॉलिड वेस्ट को बाहर कौन निकालता है? जीआईटी। कौन निकालता है? जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कौन निकालता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो ये होते हैं वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या होता है? यूजलेस। वेस्ट का मतलब क्या है? यूजलेस, जिसका कोई काम नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी ऐसी चीज होती जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होती तो क्या हमारी बॉडी उसको बाहर निकालती?
नहीं निकालती। क्या निकालती? नहीं निकालती। तो पहला चीज इसका जो मेजर काम होगा वो होगा वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट रिमूवल, वेस्ट रिमूवल, वेस्ट को बाहर निकालना। कौन सा वेस्ट? तो यहां पर आ जाएगा लिक्विड वेस्ट। कौन सा वेस्ट? लिक्विड वेस्ट। ठीक है, पहला काम क्या है? लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालना। दूसरा है पीएच को मेंटेन करना। देखो ब्लड की पीएच कितनी होती है? ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। कितनी है? 7.35 टू 7.45। बट मेंटेनेंस किसके जरिए मिलता है? तो मेंटेनेंस मिलता है केवल और केवल किसके जरिए? किडनी के जरिए। क्यों मिलता है? तो आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, क्या था? देखो पीएच 0 से कितनी होती है? 14 और बीच की लेवल 7। मान लीजिए एक हम दूध का पैकेट लेके आए जो था न्यूट्रल। क्या था? न्यूट्रल। अगर हमने 1 लीटर पानी मिला दिया तो क्या हो गया? एल्केलाइन। क्या हो गया? एल्केलाइन। बट हम 1 लीटर जो दूध था उसको हमने गैस पर चढ़ा दिया और चढ़ाने के बाद क्या हुआ? गैस ने उस वॉल्यूम को कम कर दिया, तो कंटेंट तो कम नहीं हुआ। क्या कम हुआ? वॉल्यूम कम हुआ। और वॉल्यूम कम होता है तो कौन सी कंडीशन आती है? एसिडिक। कौन सी आएगी? एसिडिक। ठीक है। सो जो यूरिनरी सिस्टम है, ये यूरिनरी सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन करता है, हमारे ब्लड का पीएच मेंटेन करता है। एक और पॉइंट आता है कि यूरिन का प्रोडक्शन कौन से पार्ट से होता है? किस चीज से होता है यूरिन का प्रोडक्शन? तो ब्लड की सीरम से होता है। किससे होता है? ब्लड की सीरम से। कौन बनाएगा यूरिन? कौन बनाएगा? ब्लड की सीरम। ब्लड की सीरम क्या करती है? बहुमान कैप्सूल से फिल्टर होकर ट्यूबुलर पार्ट में चली जाती है और वहां पर क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग से क्या बनेगा? यूरिन। तो पहला इसका मेन पॉइंट है पीएच मेंटेनेंस। और पीएच कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल पॉइंट लिख दो, ब्लड की पीएच। कौन सी पीएच? ब्लड की पीएच। ठीक है। सो ये हुआ दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन जो किडनी है वो एक होम्योस्टेसिस का काम करती है। क्या काम करती है? होम्योस्टेसिस का। देखना फंक्शन ही मेन है, फंक्शन के आधार पर ये सिस्टम जाने जाते हैं। ठीक है। तो दो काम तो हो गए इसके। पहला था वेस्ट रिमूवल, पर वेस्ट कौन सा बाहर निकालता है? लिक्विड वेस्ट। कौन सा निकालेगा? लिक्विड वेस्ट। ठीक है। तीसरा काम है बीपी को मेंटेन करना। क्या? किसको मेंटेन करना? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। ब्लड प्रेशर को मेंटेन कौन करता है? क्यों करता है? कैसे करता है? तो देखो सर्कुलेटरी ओवरलोड अगर है तो उस कंडीशन में क्या होगा? सोडियम को बाहर कर दिया जाएगा। बीपी मेंटेनेंस मतलब सोडियम पोटेशियम, मतलब सोडियम एंड पोटेशियम। बीपी का मेंटेनेंस किसके जरिए होता है? या तो सोडियम के जरिए होता है या फिर पोटेशियम के जरिए होता है। ठीक है। सो तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो क्या होगा? बीपी को क्या करना? मेंटेन करना। और चौथा जो इसका काम होता है वो क्या होगा? अच्छा, इसके अंदर बीपी मेंटेन करने के साथ में और भी खास काम होते हैं, जैसे कि हार्मोन का सीक्रेशन। चौथा जो काम होता है किडनी का या यूरिनरी सिस्टम का वो क्या होगा? हार्मोन सीक्रेशन। और कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करेगा? तो देखो जक्स्टा ग्लोमेरुलस। क्या? जक्स्टा ग्लोमेरुलस। जो जक्स्टा पार्ट होता है वो सीक्रेशन करता है। किसका करेगा? रेनिन का करेगा। किसका करेगा? रेनिन का सीक्रेशन करेगा। और रेनिन के सीक्रेशन क्या करता है? ध्यान देना, जो रेनिन होता है वो रेनिन किस में काम करता है? रेनिन काम करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में। किसमें काम करेगा? ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में। ठीक है। सो मेन फंक्शन समझ में आए? इसके 4 फंक्शन और चारों के चारों खास है। एग्जाम के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा तर्क लगाना इन्हीं पॉइंटों के से। ठीक है।
स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर नहीं आता है तो जनरली इन चीजों से रिलेटेड पॉइंट बनते हैं। जैसे टॉक्सिसिटी से रिलेटेड है तो हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, तो हम पेशेंट को जनरली फ्लूइड थेरेपी देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि फ्लूइड पेशेंट की बॉडी में जोर से या स्पीड के साथ जाएगा तो यूरिन का प्रोडक्शन होगा, यूरिन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट था। जो रेनिन है उसका सीक्रेशन कहाँ होता है, जक्स्टाग्लोमेरुलस। और ट्यूबुल्स होते हैं, उसके अंदर एक और होता है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। ट्यूबुलर पार्ट में किसका होता है, इरिथ्रोपोइटिन। किसका होता है, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन जनरली कहाँ होता है, तो रीनल ट्यूबुल्स के अंदर। पूछ लिया जाए कि बताओ आरबीसी के निर्माण के लिए जो हार्मोन की जरूरत है वो हार्मोन जनरली कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, रीनल ट्यूबुल्स में। कहाँ बनता है, रीनल ट्यूबुल्स में। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना। इरिथ्रोपोइटिन जनरली आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेनिन जनरली बीपी के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेनिन किसके लिए है, बीपी के लिए। इरिथ्रोपोइटिन किसके लिए है, आरबीसी प्रोडक्शन। देखो नाम देखना, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रो मतलब आरबीसी, इरिथ्रोसाइट क्या था, इरिथ्रोसाइट, तो आरबीसी का प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा एक और पॉइंट आ जाता है, थोड़ा बाहर चले इससे पॉइंटों में। एक पॉइंट और आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि बताओ हीमोपोइसिस किसका मतलब है, हीमोपोइसिस का मतलब क्या होगा, गेस करो क्या होगा। क्या होगा, सोचो क्या होगा, बताया हुआ है सब, क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ। अच्छा मैं कहूं कि हिमोप्टाइसिस मतलब स्पुटम में, और यहां पर मैंने लगा दिया पोइसिस मतलब निर्माण, क्या लगा दिया, और आगे क्या लगा है, तो क्या बोलेंगे, ब्लड का निर्माण। क्या बोलेंगे, ब्लड का निर्माण। तो यहाँ पर कंप्लीट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है तो हम क्या बोलेंगे, हीमोपोइसिस। क्या बोलेंगे, हीमोपोइसिस। और अगर आता है इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का निर्माण। जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती है वो सीक्रेशन करती है, किसका करेगी, इरिथ्रोपोइटिन का, इरिथ्रोपोइसिस पोइटिन का। और इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, पोइटिन लिखना, हाँ पोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, इरिथ्रोपोइसिस करेगा। क्या करेगा, इरिथ्रो क्या करेगा, इरिथ्रोपोइसिस करेगा। पोइसिस का मतलब आरबीसी का निर्माण करेगा। क्या करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, इरिथ्रोपोइटिन। कौन करेगा, इरिथ्रोपोइटिन। इसके अलावा रेनिन किसके लिए यूजफुल होता है, ब्लड प्रेशर के लिए। किसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। इतना पॉइंट क्लियर है। अब देखो यहां पर हमने बात की थी सोडियम एंड पोटेशियम, तो यहां पर किडनी के अंदर अपन लूप को फैलने पड़ेंगे ना, तब एक पॉइंट आएगा, क्या आएगा, सोडियम और पोटेशियम पंप। क्या आएगा, सोडियम एंड पोटेशियम पंप। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेनेंस भी कौन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, मिटा दें। अब ये वेस्ट जो किडनी बाहर निकाल रही है, ये वेस्ट बनते कहां पर है। हमने ये तो कहा कि चलो लिक्विड वेस्ट को किडनी बाहर निकालेगी, पर कहीं ना कहीं ये वेस्ट भी तो बनने चाहिए। कहां बनेंगे, तो देखो वेस्ट कहाँ बनते हैं। मैंने कहा कि जब कोई सेल काम करती है तो वो क्या बनाएगी, वेस्ट बनाएगी। क्या बनाएगी, वेस्ट बनाएगी। तो देखते हैं कहाँ कहाँ बनते हैं। पहली चीज, हम लोग अपने खाने के अंदर ज्यादा प्रोटीन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन खाते हैं खाने में, और प्रोटीन जब भी डाइजेस्ट होगी, मेटाबोलाइज करेगी। क्या करेगी, मेटाबोलाइज करेगी, या इसका जब डाइजेशन होता है तो क्या बनाएगा, अमोनिया। क्या बनाएगा, NH3। क्या बनाएगा, अमोनिया। और अमोनिया क्या करता है, यूरिन को स्मेल देता है। क्या करता है, यूरिन को स्मेल देता है। समझ गए। पहला पार्ट क्या है, अमोनिया। प्रोटीन का निर्माण, हम प्रोटीन जो भी एनर्जी सोर्स है ना, कितने एनर्जी सोर्स कितने होते हैं, 3।
एनर्जी सोर्स कितने होते हैं? 3। कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, तो 3 होते हैं। सो कंपल्सरी है खाने में, तो खाएंगे ही खाएंगे इसको। ठीक है, अब प्रोटीन हम अगर खा रहे हैं तो क्या बनाएगा? मेटाबोलाइज होगा, मेटाबोलाइज होकर अमोनिया बनाएगा। बट यदि पेशेंट की किडनी फेल है, ध्यान देना, मैं पॉइंट के साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि अभी अपने पास पूरा सिस्टम पढ़ने का टाइम तो नहीं है ना, तो यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनको वहीं पर क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है? प्रोटीन हमारे खाने में बहुत ज्यादा होती है। अगर हम बात करें कि एआरएफ या सीआरएफ वाला पेशेंट, एआरएफ या सीआरएफ वाला पेशेंट, तो उसके अंदर ये जो अमोनिया है ना, ये क्या है? डेंजरस है। क्या है? डेंजरस है। अमोनिया क्या है? डेंजरस है। क्या करेगा? टॉक्सिटी करेगा, नेफ्राइटिस पैदा करेगा, और ज्यादा नेफ्रॉन को क्या करेगा? डैमेज करेगा। तो क्या हम ऐसी डाइट देंगे पेशेंट को? तो जनरली प्रोटीन डाइट किसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे? एआरएफ और सीआरएफ। इस पेशेंटों को हम ये डाइट नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट आता है, जो ये तो हुआ पहला प्रोडक्ट। ठीक है, पहला प्रोडक्ट क्या बना? अमोनिया। दूसरा प्रोडक्ट क्या आता है? यूरिक एसिड। क्या आता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का निर्माण कब होता है? तो देखो, हमारी प्रत्येक सेल्स एक बड़ी स्ट्रक्चर को लेकर रखती है। ध्यान देना, हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल्स क्या रखती है? एक बड़ी स्ट्रक्चर। और वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रक्चर तो बताओ कौन सी है? कौन सी है? सेल। सेल की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर या ऑर्गेनल्स कौन सा है? कौन सा है? न्यूक्लियस। कौन है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मेटाबॉलिज्म होता है, तब क्या बनेगा? यूरिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? अब सोचो, हमारी सेल्स बॉडी की कितनी है? बिलियन ऑफ सेल्स है। कितनी है? बिलियन ऑफ सेल्स है इतनी, है ना। अब ये प्रत्येक सेल्स डैमेज भी होती रहती है और रीजनरेट भी होती रहती है। मतलब बनेगी, डैमेज होगी, वापस बनेगी, फिर डैमेज हो जाएगी, नहीं बन जाएगी। इस तरीके से सर्कल क्या करता है? चलता रहता है। तो जो यूरिक एसिड है, सोचो पूरे दिन के अंदर कितने सारे न्यूक्लियस डैमेज होते होंगे। तो यूरिक एसिड का निर्माण कब होता है? ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ किसके मेटाबॉलिज्म से? न्यूक्लियस या न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, या फिर और सिंपल शब्दों में कहें तो प्यूरिन। और सिंपल शब्दों में कहें तो प्यूरिन। एक चीज और होती है पिरामिडिन, वैसे अपन प्यूरिन लिखते हैं तब भी सही है। ठीक है, और अगर इसको बढ़ाना चाहें तो पिरामिडिन। ठीक है, प्यूरिन और पिरामिडिन अगर इनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, इसका मतलब बना क्या है? यूरिक एसिड बना है। और नॉर्मल कितना होता है? 10 to 20। कितना होता है? 10 to 20 क्या? mgdl। क्या होता है? 10 to 20 mgdl। अगर यूरिक एसिड, ध्यान देना, अगर यूरिक एसिड 70 या 80 से ऊपर चली जाती है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर क्या आएगा? साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। क्या आएगा? साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? पेशेंट क्या बोल रहा है? पेशेंट क्या बोल रहा है? क्या मर्मरिंग कर रहा है? क्या बात कर रहा है? इस बात का भी उसके घर वाले या उससे जो क्लोज है वो भी उस बात को नहीं समझ पाएंगे। ध्यान देना, यूरिक एसिड की बढ़ी हुई मात्रा किसको इंडिकेट करती है? साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। और ये साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट क्या करता है? पेशेंट ऐसी लैंग्वेज में बात करेगा जो उसके ज्यादा क्लोज भी होंगे ना, वो भी उसको नहीं समझ पाएंगे। जो क्लोज भी होंगे वो क्या नहीं समझ पाएंगे। मतलब क्या हो गया? यूरिक एसिड बढ़ गया। और मोस्टली परसेंट जो यूरिक एसिड है वो कब बढ़ता है? एआरएफ या सीआरएफ। कब बढ़ता है? एआरएफ या सीआरएफ, या बॉडी के अंदर अदर प्रकार का इंफेक्शन हो, जनरली मोस्टली तो इसी के अंदर बढ़ता है। ठीक है,
सो दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, यूरिक एसिड के बाद में डॉट्स थेरेपी चल रही है और तो देखो अर्थराइटिस का मतलब क्या है? जॉइंट अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट बट डिपोजिशन ऑफ, अब यूरिक एसिड जमेगा तो दर्द तो होगा ही होगा बोन में। जहां पर यूरिक एसिड बोन के अंदर चिपक रहा है, अर्थराइटिस बीच में ले आओ, गाउट को बीच में ले आओ, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चले। सो निकाल कर देखेंगे किसी पेशेंट का। वैसे यूरिक एसिड है ना केमिकल फॉर्म में, क्या है? केमिकल फॉर्म में, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर आता है, मिटा दे मिटा दे, तीसरे नंबर पर आता है बिलरुबिन। अच्छा बताओ, एक बात पूछे आप लोगों से, कंजुकेटेड बिलरुबिन क्या होता है और अनकंजुकेटेड बिलरुबिन क्या होता है? कौन बताएगा? नंबर तीसरा, हाजी बताओ, कंजुकेटेड कौन सा है और अनकंजुकेटेड कौन सा है? दो फॉर्म होती है इसकी, एक होती है कंजुकेटेड और दूसरी होती है अनकंजुगेटेड। कौन सी फॉर्म है? एक होती है कंजुगेटेड बिलरुबिन और दूसरा होता है अनकंजुगेटेड बिलरुबिन। बताओ कौन सा होता है? कंजुगेटेड कौन सा होगा और अनकंजुगेटेड कौन सा होगा? तो वो बिलरुबिन जो लिवर के अंदर बनता है कंजुगेटेड, और जिसका निर्माण लिवर नहीं करता, क्या कहलाएगा? अनकंजुगेटेड। ध्यान रखना, वो जो लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको कंजुगेटेड, और जिसको बाकी कोई और बना देता है उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अनकंजुगेटेड, ठीक है। बॉडी के रिमेनिंग ऑर्गन, दूसरे पार्ट, बिलरुबिन, ध्यान देना, बिलरुबिन सिस्टिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, बॉडी में जॉन्डिस हो गया, क्या हो गया? कहाँ हुआ ऑब्स्ट्रक्शन? लिवर में तो नहीं हुआ, कहाँ हुआ? सिस्टिक डक्ट में। अदर पार्ट हो गया ना। अगर लिवर में होता तो किसका पार्ट था? लिवर में, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट है। अब ये नॉर्मल बिलरुबिन कितना होता है? 0.6 टू 0. कितना? 1.2, या जनरली इसको 1.0 तक ही देखा जाता है। प्रैक्टिकली बेस पर अगर बात करें तो 0.6 टू 1.0, कितना? ठीक है। और बिलरुबिन बनता कब है? किसके डिस्ट्रक्शन से बिलरुबिन का निर्माण होता है? बिलरुबिन प्रोड्यूस बाई किसके? आरबीसी। क्या? डिस्ट्रक्शन। आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बिलरुबिन बनता है, आरबीसी से बनता है। कब बनाएगा? 120 दिन कंप्लीट होने के बाद में। तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जनरली होता कहां पर है? आरबीसी 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 का डिस्ट्रक्शन जनरली कहां पर होता है? स्प्लीन में। कहा? इसलिए ये किस नाम से जाना जाता है? ग्रेवार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। दूसरा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, आरबीसी टूटेगी, टूटने के बाद में लीवर के पास जाएगी, जाने के बाद में दो भागों में चेंज हो जाएगी, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से हिम अलग, ग्लोबिन अलग, ठीक है। ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ध्यान देना, मतलब प्रोटीन। प्रोटीन के डिस्ट्रक्शन से, आरबीसी के प्रोटीन डिस्ट्रक्शन से बनता है, क्या बनेगा? बिलरुबिन। क्या बनेगा? बिलरुबिन। एक क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाए तो यहां से पूछा जा सकता है कि यार बिलरुबिन का निर्माण जनरली किससे होता है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। तो किससे हो रहा है? प्रोटीन से, ठीक है। सो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बिलरुबिन बनता है, और बिलरुबिन क्या करता है? यूरोबिलिन में चेंज होकर किसमें? यूरोबिलिन में
यूरोबिलिन में चेंज होकर किसको कलर देता है? यूरिन को। कैसा कलर देगा? पेल येलो। कैसा देगा? पेल येलो। और इसकी अबनॉर्मलिटी इंडिकेट करती है, किसको इंडिकेट करेगी? अबनॉर्मलिटी किसको इंडिकेट करेगी? जॉन्डिस को। किसको? जॉन्डिस। इसकी अबनॉर्मलिटी किसको इंडिकेट करती है? इसकी अबनॉर्मलिटी इंडिकेट करती है किसको करेगी? जॉन्डिस को। किसको? जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब क्या है? इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। अगर ये बिलिरुबिन लेवल बच्चों में बढ़ता है तो हम किस नाम से बोलेंगे? नियोनेटल इक्टेरस। यही जॉन्डिस अगर बच्चों में बढ़े तो हम क्या बोलेंगे? नियोनेटल जॉन्डिस या नियोनेटल इक्टेरस। क्या बोलेंगे? नियोनेटल जॉन्डिस और नियोनेटल इक्टेरस। समझ में आया प्रवेश? ठीक है। सो नियोनेटल इक्टेरस, इससे क्वेश्चन बनता है कि बच्चों के अंदर जॉन्डिस की इंडिकेटर कौन होता है? इक्टेरस। इक्टेरस कौन होगा? इक्टेरस। ठीक है। सो यूरोबिलिन में अगर ज्यादा मात्रा में बिलिरुबिन निकल रहा है तो इंडिकेट करेगा किसको? जॉन्डिस को। ठीक है। किसकी? बिलिरुबिन नॉर्मल। नॉर्मल बताया तो 0.6 से 1.0 यूनिट। समझा नहीं? यूनिट कौन सी आएगी इसमें? कौन सी यूनिट आएगी? इसकी कौन सी यूनिट होगी? यूनिट नहीं होती है। ठीक है। आगे बढ़े। सो बिलिरुबिन के बाद आता है, बिलिरुबिन से रिलेटेड कोई खास पॉइंट रहा हो तो आई थिंक नहीं है। बस ये ध्यान रखना, कंजुकेटेड मतलब और अनकंजुकेटेड मतलब किसके प्रोडक्शन से बनेगा? आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बनेगा। कौन बनाएगा? प्रोटीन बनाएगी। कौन बनाएगा? प्रोटीन बनाएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है, बिलिरुबिन के बाद आता है जो किडनी की एक्चुअल हेल्थ को शो करता है, वो कौन करता है? ध्यान देना, बेस्ट डायग्नोसिस ऑफ किडनी क्या है? किडनी का बेस्ट डायग्नोसिस सीरम क्रिएटिनिन। क्या है? क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन, इसका निर्माण कहां से होता है? तो इसका निर्माण होता है फाइबर्स से। किससे होता है? फाइबर्स। हमारी बॉडी में क्या फाइबर्स है? क्योंकि हमारी बॉडी बनी फाइबर्स से। किससे बनी है? फाइबर्स। वो आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, बहुत सारी गठरी, गठरी में तारा, वो है ना, बहुत सारी गठरी आपस में मिलकर बहुत सारा मजबूत स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। सो यहाँ पर क्रिएटिनिन क्या करती है? फाइबर्स, जो फाइबर्स होते हैं, अब ये फाइबर्स किसके? मस्कुलर फाइबर्स। किसके? मस्कुलर फाइबर्स। अगर मस्कुलर फाइबर्स का मेटाबॉलिज्म होता है, किसका मेटाबॉलिज्म? मस्कुलर फाइबर्स का, तो क्या बनता है? तो बनता है फॉस्फोक्रिएटिनिन। क्या बनता है? फॉस्फोक्रिएटिनिन। जब मस्कुलर फाइबर्स का निर्माण, मेटाबॉलिज्म होता है, ध्यान देना, जब मस्कुलर फाइबर्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो किसका निर्माण होगा? फॉस्फोक्रिएटिनिन। ठीक है। सो ये फॉस्फोक्रिएटिनिन है। ये फॉस्फोक्रिएटिनिन जनरली हमारी बॉडी में किस चीज को इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है हमारी नॉर्मल हेल्थ ऑफ किडनी। किडनी की नॉर्मल हेल्थ को। किसको? किडनी की किसको? नॉर्मल हेल्थ। किडनी की नॉर्मल हेल्थ को कौन इंडिकेट करता है? क्रिएटिनिन। कौन करता है? इसीलिए हम जब भी किडनी की कंडीशन जानना हो, हेल्थ जानना हो, तो हम कौन सा टेस्ट कराते हैं? सीरम क्रिएटिनिन। अब ध्यान देना एक पॉइंट और, सीरम क्रिएटिनिन का हम क्या करवाते हैं? टेस्ट करवाते हैं। बट ये हमारी बॉडी के सीरम लेवल के अंदर क्यों है? सीरम के अंदर ही क्यों है? दूसरे ऑर्गन के अंदर क्यों नहीं है? तो ये जितने भी प्रोडक्ट है,
वो सब प्रोडक्ट किसके अंदर मिक्स होंगे? सबसे पहले ब्लड के अंदर। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट आए थे चार, वो चारों वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे? सबसे पहले वेस्ट प्रोडक्ट जाएंगे ब्लड के अंदर। अच्छा, ब्लड में क्यों जाएंगे? तो इसका कारण भी होता है, और इसका कारण क्या है? क्योंकि ब्लड क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए क्या करेगा? सबको कनेक्ट कर लेगा। क्या करेगा? सबको कनेक्ट कर लेगा। किसी को भी ऐसे नहीं कि नहीं इसको हम अपने साथ में कैरी नहीं करेंगे, सबको क्या करेगा? कनेक्ट कर लेगा। सो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए सभी को कनेक्ट कर लेता है। और जब ब्लड पहुंचता है, कहां पहुंचता है? किडनी के पास में। कहां पहुंचता है? किडनी के पास में। ठीक है, किडनी के पास में। तो किडनी क्या करती है? उन चीजों को जो ब्लड लेकर आया है उसको क्या करेगी? अलग कर देगी। क्या करेगी? अलग कर देती है। और जिन चीजों को बॉडी से बाहर निकालना होता है उनका चूज करके उनको नीचे की तरफ भेज देती है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखो आगे चलते हैं। बस किडनी के अंदर एक बार तो किडनी के अंदर पहुंच ही जाएगा। उसके बाद में जो काम की चीजें होती है वो किडनी क्या करती है? अपने रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस के जरिए उसको वापस सर्कुलेशन तक भेज देती है। आगे चल रहे हैं अभी, है ना? तो चार फंक्शन समझ में आए इसके? चार का कौन कौन से काम होंगे? सो इसके बाद हम एक बार देख ले जनरल स्ट्रक्चर। हाँ जी, नहीं खींचती। अगर ऐसा होता है रिवर्स फ्लो होता है किडनी की तरफ, किडनी फेल हो जाती है। अगर ब्लडर फुल है, मान लीजिए पेशेंट बीपीएच का है, ठीक है, पेशेंट किसका है? बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। ठीक है, सो इस कंडीशन का अगर पेशेंट है तो यूरिन नहीं कर पाता है। इसकी खासियत होती है ये ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन करता है, मतलब यूरिन आएगा उसकी लाइन नहीं बनेगी, ड्रॉप ड्रॉप आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? पेशेंट का ब्लेडर होता है वो फुल होता जाता है, कभी कभी ब्लॉकेज बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लेडर होगा वो कंटिन्यूअसली फुल होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसी कंडीशन आती है ब्लेडर बहुत ज्यादा फुल होने की वजह से रिवर्स फ्लो होने लगता है। मतलब ब्लेडर की भी बेचारे की एक लिमिट होती है 1500 ml। अब 1550 ml आ गया तो क्या होगा? फटना लास्ट ऑप्शन है, पर पहले क्या होगा? अपर ट्यूब की तरफ ट्रांसफर होने लगेगा। ठीक है, तो अपर ट्यूब की तरफ जाएगा तो किडनी को डैमेज करेगा। ठीक है, तो ऐसी भी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, फटना बहुत रेयरली होता है, ध्यान देना। यूरिन का प्रोडक्शन 1500 कैपेसिटी है ना, तो 1600-1700 तक यूरिनरी ब्लेडर होता है वो गेन कर ही लेता है, उसके बाद ही रप्चर होने की प्रोसेस आती है। तो उसके बाद ही कैसी प्रोसेस आती है? रप्चर होने की। ठीक है, सो आगे आगे बढ़ते हैं। जनरल स्ट्रक्चर। तो किडनी कहां लोकेटेड होती है? अभी सीएचओ के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया था, किडनी कहां लोकेटेड? L, T2, T12, L3 कहां होती है? थोरेसिक 12 से लंबर 3 तक। कहां पर? थोरेसिक 12 से लंबर 3 तक। दूसरी कौन सी केविटी के अंदर पाई जाती है किडनी? कौन सी? रेट्रोपेरिटोनियल। कौन सी? अच्छा, रेट्रो क्यों लगा दिया हमने? पेरिटोनियल तो हमने भी सुना था, पर रेट्रो क्यों लगा दिया? कि पोर्शन पीछे का है। कौन सा है? पीछे का, इसलिए हमने क्या किया? रेट्रो लगा दिया। ठीक है, एक खास पॉइंट और आता है कि जो राइट किडनी होती है वो अप साइड में होती है, या लेफ्ट साइड वाली किडनी होती है वो अप साइड में होती है। मतलब दोनों इक्वलाइज नहीं होते, एक नीचे होती है एक ऊपर होती है। तो कौन सी नीचे होगी? राइट वाली। क्यों होगी? ड्यू टू लीवर लोकेटेड।
जो लीवर होता है वो लीवर क्या करता है, बेचारा किडनी को थोड़ा सा नीचे की तरफ लोकेटेड कर देता है, ठीक है, जबकि लेफ्ट किडनी होगी थोड़ी ऊपर होगी। अगर हम इसका साइज, वेट और हाइट की बात करें तो कितना होगा, 12 इंटू 11 या 12 इंटू 6 इंटू 3 सेंटीमीटर। कितना, 11 से 12 सेंटीमीटर क्या है इसकी लेंथ है, क्या है लेंथ, और 6 सेंटीमीटर क्या है डायामीटर है, क्या है, और 3 सेंटीमीटर थिकनेस। कितने ग्राम की किडनी होती है, कितने ग्राम की होगी, 500 ग्राम, 135 से 150 ग्राम तक ले सकते हैं, 135 से 150 ग्राम तक ले सकते हैं, ठीक है। 500 ग्राम की होगी तो फिर क्या होगा, व्यक्ति को ऐसे झुक के चलना पड़ेगा, है ना, कभी ये भारी हो जाएगी, कभी ये भारी हो जाएगी, पता चले व्यक्ति कंटिन्यूअसली कंफ्यूज होगा चले कैसे, हाइपोसिस में या लॉर्डोसिस में या स्कोलियोसिस में, है ना। आगे बढ़ते हैं। 135 से कितना था वेट, 150 ग्राम, ठीक है। जनरल एनाटॉमी स्ट्रक्चर समझ में आई, किडनी T12 से L3। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया कि बॉडी के अंदर कौन सी लोकेशन पर लोकेटेड होती है। दूसरा, कौन सी कैविटी में पाई जाती है, रेट्रोपेरिटोनियल। तीसरा, राइट साइड वाली थोड़ी नीचे होती है, लेफ्ट साइड वाली ऊपर होती है, ठीक है। तो दूसरा क्यों होती है, लीवर लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट, साइज क्या होती है, कुछ नहीं करना, लेंथ याद कर लो, आधा कर दो, फिर उसका आधा कर दो, ठीक है, वो सेंटीमीटर हो गया इसका। नेक्स्ट, लेंथ के इसके बाद में डायमीटर, वो जो वेट होता है कितना होगा, 135 से 150। अब चलते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है, बहुत ठीक है। जो किडनी होती है वो डिवाइडेड रहती है 2 पार्ट में, एक होता है कोर्टेक्स और दूसरा होता है क्या, मेडुला, ठीक है। इसके बाहर एक चीज और पाई जाती है जो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कभी भी कोई आउटर लेयर का नाम आए तो सिंपल हमें क्या बोलना है, कौन सी लेयर है, फाइब्रस है। कौन सी, फाइब्रस है। क्यों है फाइब्रस, क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है किडनी बेचारी इतनी होती है और उसके अंदर जो लिथियसिस होता है, स्टोन होता है, वो इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो 52 mm तक की स्टोन पाए जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, और कभी कभी ऐसा होता है यूरिन प्रोडक्शन का फ्लो रेट होता है वो बढ़ जाता है, तो इसके जो बाहर की लेयर पाई जाती है कैसी होती है, फाइब्रस लेयर होती है। और फाइब्रस लेयर जनरली कब थिकनेस में चली जाएगी, इन्फेक्शन की कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, इन्फेक्शन की कंडीशन में। सबसे बाहर की लेयर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल। क्या बोलते हैं, फाइब्रस कैप्सूल या फाइब्रस लेयर, ठीक है। और इस फाइब्रस लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन करना। क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है खास, वो है, और ये प्रोटेक्शन क्यों करती है, तो जो फाइब्रस कैप्सूल बना है वो किसका बना है, कनेक्टिव टिश्यू का। किसका बना है, कनेक्टिव टिश्यू का। इसलिए ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। दूसरा, इसके अंदर क्या है, एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू का मतलब क्या होता है, फैटी टिश्यू है। कौन से टिश्यू है, फैटी टिश्यू है। कौन से टिश्यू है, फैटी टिश्यू है, ठीक है, TUSI। कौन से टिश्यू है, फैटी टिश्यू है, ठीक है। समझ में आया पहला पॉइंट। तो पहला पार्ट होता है वो होता है फाइब्रस कैप्सूल का, और फाइब्रस कैप्सूल किसका बना होता है, प्रोटेक्टिंग लेयर का। प्रोटेक्टिंग लेयर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एडिपोज टिश्यू से बना है, फैटी टिश्यू से बना है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, फाइब्रस कैप्सूल। नेक्स्ट होता है, दूसरा पार्ट आता है रिनल कॉर्टेक्स। क्या आता है, मिटा दें, रिनल कॉर्टेक्स। देखो 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किसके लिए लगता है जनरली, बाहर के लिए या अंदर के लिए,
बाहर के लिए। तो पहला पार्ट होता है कॉर्टेक्स, या दूसरा मान लो आप पहले फाइब्रस पार्ट को दे दो, क्योंकि कॉर्टेक्स के बाहर की कवरिंग भी होगी, वो कैसी होगी, कैसी होगी, फाइब्रस। ठीक है। सो पहला पार्ट होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब आउटर पार्ट, कॉर्टेक्स मतलब आउटर पार्ट। आउटर पार्ट किससे बना है, तो फाइब्रस टिश्यू से बना है। किससे बना है, फाइब्रस टिश्यू से बना है। और दूसरी चीज जो कॉर्टेक्स है ये क्या रखता है, तो ये रखता है कंसिस्ट। कंसिस्ट का मतलब रखता है, क्या रखता है, ये रखता है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। किसको रखता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जरा कॉल कर लो अभिनव सागर को, अभिनव सागर। ठीक है। तो किसको रखता है, ये रखता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो बच्चों बताओ कौन सी होगी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, कौन सी होगी, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, कौन सी, नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन कौन रखेगा, कॉर्टेक्स रखेगा। कौन रखेगा, कॉर्टेक्स रखेगा। ठीक है। कॉर्टेक्स क्या रखता है, नेफ्रॉन को। ठीक है। और रिनल पिरामिड को। ठीक है। ये क्लियर है, केवल इतना ही पार्ट आएगा, इसके अंदर क्या रखेगा, कॉर्टेक्स को रखता है। ठीक है। दूसरा पार्ट आता है मेडुला। सबके बारे में एक एक लाइन ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा लेंथ ही नहीं करेंगे इसको। सो मेडुला, दूसरा पार्ट आता है मेडुला। हाँ जी, दूसरा पार्ट आता है कौन सा, मेडुला। मेडुला क्लास के लास्ट में अपन एक खास स्टोन पढ़ेंगे, 5 प्रकार के स्टोन होते हैं, तो उन स्टोन की अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, डोंट लेफ्ट, ध्यान रखना है ना। सो मेडुला, मेडुला किसको बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं इनर मोस्ट पार्ट को। किसको, इनर मोस्ट पार्ट। और ये जो किडनी होती है उसके जो अंदर पार्ट होते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं पिरामिडल शेप। क्या पाए जाते हैं, पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर। क्या पाई जाती है, पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर। अब ये पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर कितनी होती है, तो जनरली एक किडनी के अंदर 8 से 20 पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर होती है। कितनी होती है, 8 से 20 पिरामिड पाए जाते हैं। कितने, 8 से 20। ठीक है। जैसे ये किडनी है तो इसके अंदर यहाँ पर पिरामिड पाए जाते हैं त्रिकोण स्ट्रक्चर के, जिसको हम बोलते हैं पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होती है किडनी की स्ट्रक्चर और इनको हम बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं, पिरामिड। ठीक है। सो कितने होते हैं पिरामिड, 8 से लेकर 20 तक पिरामिड टोटल हो सकते हैं। ठीक है। और जो किडनी होती है वो एक कीप नुमा, कीप बोलते हैं जनरली फ्यूनल शेप। क्या, किसको बोलते हैं, फ्यूनल शेप पार्ट। ठीक है। तो यहां से जुड़ी होती है फ्यूनल शेप पार्ट से, इसको हम बोलते हैं फ्यूनल शेप स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, फ्यूनल शेप स्ट्रक्चर। और इस फ्यूनल शेप स्ट्रक्चर के अंदर जनरली 3 से 8 ml तक यूरिन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 3 से 8 ml तक यूरिन। अब देखो यहाँ पर खास पॉइंट ये है कि यूरिन यहाँ से बना और यहाँ तक पहुंचा, पहुंचने के बाद में यहाँ पर स्टोर हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। और अगर यूरिन का कहीं पर स्टोरेज होता है तो वो क्या बन जाएगा, मोस्ट कॉमन साइट बन जाएगी। किसकी साइट बन जाएगी, मोस्ट कॉमन साइट फॉर किसकी साइट बन जाएगी बच्चों, तो ये बनेगी लिथियसिस की, स्टोन फॉर्मेशन की। किसकी, स्टोन प्रोडक्शन की। किसकी बनेगी,
स्टोन प्रोडक्शन की मोस्ट कॉमन साइट बन जाएगी। तो बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा यूरेट्रो, और दूसरा किडनी की क्या है? पेल्विक। क्या है? पेल्विक। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन। क्या बोलेंगे? यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन। तो जनरली क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि जनरली जो स्टोन बनने की प्रोसेस होती है वो किडनी के मोस्टली कौन से पार्ट में होती है? तो वो होती है यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन में। कहाँ होती है? यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन के अंदर। स्टोन जो बनने की मोस्ट कॉमन साइट होगी वो कौन सी होगी? यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। ठीक है, सो अभी तक हमने बात की कि 8 से 20 पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं? जिनको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड। ठीक है, अब ये रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पिरामिड आपस में मिलकर बनाते हैं। ध्यान देना, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पिरामिड आपस में मिलकर बनाते हैं रीनल पेरेन्काइमा को। किसको बनाते हैं? रीनल पेरेन्काइमा को। कौन कौन मिलकर बनाते हैं? तो कॉर्टेक्स एंड रीनल कॉर्टेक्स प्लस रीनल पिरामिड, ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं। क्या बनाएंगे? दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? रीनल पेरेन्काइमा। क्या बनाएंगे? रीनल पेरेन्काइमा। क्या बनाते हैं? रीनल पेरेन्काइमा। और जो रीनल पेरेन्काइमा है जनरली यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे आप लोगों ने देखा न्यूमोनिया क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, पेरेन्काइमा बोलते हैं। वैसे ही जस्ट जो किडनी होती है उसके अंदर भी क्या होगा? एक रीनल पेरेन्काइमा होगी, और इसी पेरेन्काइमा से एक इस तरीके का कप शेप स्ट्रक्चर निकला होता है। जैसे आप लोग देखना, इसके चारों तरफ हमने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी है। क्या छोड़ी है? थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी है, और ये जगह है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रीनल पेरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? रीनल पेरेन्काइमा। और इसी के बीच में पाया जाता है इस प्रकार की स्ट्रक्चर। ठीक है, सो उसको भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। समझ में आया रीनल पेरेन्काइमा क्या होता है? रीनल पेरेन्काइमा समझ में आया? रीनल पेरेन्काइमा में पाए जाते हैं 1 to 3 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। क्या पाए जाते हैं? 1 से 3 मिलियन तक क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है रीनल कार्पस्कल। रीनल कार्पस्कल मिटा दें। सो नेक्स्ट आता है रीनल कार्पस्कल। ध्यान देना, ठीक है, मिटा दूं। रीनल कार्पस्कल। कार्पस्कल हम किसको बोलते हैं? रीनल रीनल कार्पस्कल। कार्पस्कल हम किसको बोलते हैं? सिंपल याद रखो, बोहमान कैप्सूल। किसको? बोहमान कैप्सूल, या फिर ग्लोमेरुलस, या ग्लोमेरुलस किसको बोलते हैं? या तो बोहमान कैप्सूल अपन ले सकते हैं, या फिर ग्लोमेरुलस हम ले सकते हैं। ध्यान देना, इनके नाम भी याद होना जरूरी है। बोहमान कैप्सूल या ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जनरली कौन सा पार्ट है? तो फंक्शनल पार्ट ऑफ, कौन सा पार्ट? फंक्शनल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कौन सा? फंक्शनल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कैसा होता है? तो ये जनरली कप शेप का होता है। कैसा होता है? जनरली कप शेप का होता है। किस शेप का होगा? कप शेप का होगा। कप मतलब इस तरीके का। कैसा होगा? इस तरीके का। समझ गए किस तरीके का होता है? तो इस तरीके का होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये कप शेप का स्ट्रक्चर रखता है। इसके अंदर आर्टरीज आती है। ध्यान देना, आर्टरीज आती है, और जो यहाँ से कैपिलरीज में चेंज हुई और वापस जो यहाँ से निकलती है उसको भी हम क्या बोलते हैं?
आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टरी। जैसे जनरली आप लोगों ने देखा है कि आर्टरी जब कैपिलरी में चेंज होती है तो किस में चेंज हो जाती है? वेन में। किस में हो जाती है? वेन में। पर यहाँ पर वो वेन में चेंज नहीं होगी, किस में होगी? कैपिलरी में, आर्टरी के अंदर ही चेंज होगी। तो ये भी क्या है? आर्टरी है, और ये भी क्या है? आर्टरी है। इसको हम बोलेंगे इफरेंट आर्टरी, ध्यान देना। इसको हम क्या बोलेंगे? इफरेंट आर्टरी, और इसको हम बोलेंगे अफरेंट आर्टरी। जनरली क्वेश्चंस बनता है कि निम्न में से फिल्ट्रेशन किसके जरिए होता है? वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिन का प्रोडक्शन ब्लड से किसके जरिए होता है? अफरेंट आर्टरियोल्स के जरिए होता है। किसके जरिए? अफरेंट आर्टरियोल्स के जरिए होता है। तो आप यहाँ पर लिख दो आर्टरियोल्स। क्या लिखोगे? आर्टरियोल्स। ठीक है, ठीक है। और जो इफरेंट आर्टरियोल्स होती है ये क्या करती है? ये रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो देखो ये यहाँ पर आई, अब इसने क्या किया? ये बोहमान कैप्सूल बड़ा शातिर दिमाग है। ये क्या करेगा? ये जितना फ्लूइड लेके आ रही है, कितना लेके आ रही है? 650 ml फ्लूइड लेके आ रही है। कितना? 650। ये क्या करेगी? बोहमान कैप्सूल के अंदर जाएगा, कैपिलरीज में चेंज हो जाएगा, और कैपिलरी क्या करेगी? 125 ml पर मिनट की स्पीड से नीचे की तरफ उतारना स्टार्ट कर देगी। क्या करेगी? 125 ml पर मिनट की स्पीड से नीचे की तरफ सीक्रेशन को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। समझ में आया? सो यहाँ पर क्या होता है? अफरेंट आर्टरियोल्स कितना ब्लड लेके आती है? 650 ml। मैं एक न्यूफ्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अराउंड 1 मिलियन टू 3 मिलियन बिलियन में नेफ्रॉन की बात कर रहा हूं। सो प्रत्येक बिलियन नेफ्रॉन के पास में कितना ब्लड आता है? 650 ml, जिसमें से 1 मिनट में कितना फिल्टर हो जाता है? केवल 125 ml पर मिनट की स्पीड से। और जो ये वाल बनी होती है, इस वाल को भी जनरली नाम दिया गया है। और क्या नाम दिया गया है? तो वो नाम दिया गया है डबल लेयर। क्या है नाम बच्चों? डबल लेयर। और डबल लेयर जहां नाम आ जाता है तो दो प्रकार की लेयर के नाम आएंगे। नंबर 1 लेयर कौन सी होगी? पेराइटल लेयर। कौन सी होगी? पेराइटल लेयर। नंबर 2 लेयर की बात करें तो दूसरी आएगी कौन सी? विसरल। विसरल का मतलब ऑर्गन कंटेनर। ठीक है। सो यहाँ पर ये 2 लेयर की बनी होती है। जो अंदर की होती है उसको हम बोलते हैं विसरल, और जो बाहर की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेराइटल। क्या बोलेंगे? पेराइटल। और जो ये बीच वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सेल्स पाई जाती है। उस सेल्स को हम बोलते हैं स्क्वेमस सेल। कौन सी? स्क्वेमस सेल। कौन सा था? स्क्वेमस। स्क्वेमस है ना? स्क्वेमस, स्क्वेमस सेल। ठीक है। और सिंगल लेयर स्क्वेमस सेल। कौन सी? सिंगल लेयर। सिंगल लेयर स्क्वेमस सेल। ठीक है। कहां पर? जो बोहमान कैप्सूल होता है, इस तरीके का कैप्सूल होता है, और उस तरीके के कैप्सूल के इस वाले पार्ट पर पाई जाती है कौन सी लेयर? कौन सी सेल? स्क्वेमस सेल। और स्क्वेमस सेल के साथ में 1 माइक्रोन के क्या पाए जाते हैं? पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 1 माइक्रोन के पोर पाए जाते हैं। ठीक है। 1 माइक्रोन के पोर पाए जाते हैं। और ये पोर क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। फिल्ट्रेशन का काम करते हैं मतलब जितना भी ब्लड यहाँ से आ रहा है उस ब्लड को अब्जॉर्ब करके नीचे वाले पार्ट तक भेजने का काम करता है। कौन करता है? बोहमान कैप्सूल करता है। अब ध्यान देना, अभी तक तो हमने यहाँ पर देखा था नॉर्मल पार्ट, अब हम थोड़ा सा देखने वाले हैं अब नॉर्मल पार्ट। ध्यान देना, बहुत बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये जैसे मान लीजिए बोहमान कैप्सूल है और प्रोटीन यूरिया हो रहा है या क्रिस्टल बन रहे हैं, और क्रिस्टल की कंडीशन के अंदर नेफ्राइटिस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो उस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? जनरली यहाँ से अफरेंट आर्टरियोल्स आई और इफरेंट में चेंज हो गई, और यहाँ पर क्या होते हैं? 1 माइक्रोन के पोर 7 से 8 पोर पाए जाते हैं। कितने? 7 से 8।
तो क्या होता है, अगर ब्लड कुछ ऐसा मटेरियल ले आई जो बड़े क्रिस्टल के रूप में था, ध्यान देना नूर, क्या हुआ, ये जब ब्लड का अब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड क्या ले आया, बड़े क्रिस्टल वाले पार्ट को ले आया, तो क्रिस्टल वाले पार्ट क्या करेंगे, यहाँ से अब्जॉर्ब होंगे और यहाँ पर निकलेंगे। अब पोर अगर 1 mm माइक्रोन के हैं और मान लीजिए जो क्रिस्टल आए हैं वो 1.2 माइक्रोन के हैं, तो क्या वो क्रिस्टल उससे पार निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जितने भी पोर है ये सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और अगर छननी से चाय अगर नहीं छन पा रही है तो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। पर ये रह गई हमारी बॉडी की किडनी, है ना, फेंक देंगे तो दोबारा बनेगी भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, नींद तो नहीं आ रही, कहानी चल रही है आज तो, ठीक है। तो 1 mm के पोर होते हैं और 1 mm के पोर में अगर 1 माइक्रोन से बड़े पोर आ जाते हैं, पोर के अंदर अगर क्रिस्टल आए और क्रिस्टल जम जाते हैं ना, तो क्या नहीं करते, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं होती। और फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो नीचे का पार्ट यूजलेस। क्यों बना था, इसलिए बना था कि यहाँ से जो भी फ्लूइड आए अब्जॉर्ब हो जाए और नीचे फिल्टर होकर यूरिन का निर्माण कर दे। तो अभी तक तो हमने बोहमान कैप्सूल देखा है, समझ में आया बोहमान कैप्सूल, कौन कितनी लेयर पाई जाती है, डबल, कितनी, डबल। कौन सी सेल, स्क्वेमस सेल। कितने mm का पोर, 1 mm, कितने mm, 1 mm, ठीक है। इसके अलावा कितना फिल्ट्रेशन कर रही है, 125 ml पर मिनट। कितना, जो ब्लड आता है फ्रंट आर्टरियोल्स के जरिए टोटल नेफ्रॉन के पास में कितना आता है, 650। कितना अब्जॉर्ब हुआ, 125 ml, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये इतना क्लियर था। 125 ml पर मिनट की स्पीड से फिल्टर होता है, ध्यान देना, ठीक है। नेफ्रॉन डैमेज, और नेफ्रॉन डैमेज मतलब नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन डैमेज मतलब नेफ्राइटिस, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं। और देखो एक नेफ्रॉन डैमेज होता है, अब हम कहें कि हमने ऐसे किया, एक सेल डैमेज हो गई, तो क्या हमें पता चला, कब पता चलेगा, जब हम बहुत ज्यादा इस पर चोट मारे और एक साथ बहुत सारी लाखों सेल एक साथ डैमेज हो, तब तो हमें पता चलेगा, है ना। तो वैसे नेफ्रॉन भी अगर 1-2 डैमेज होते हैं उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, पर अगर ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन डैमेज हो रहे हैं ना, उसका हमारी बॉडी पर बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो ये था, क्या था, बोहमान कैप्सूल। दूसरी स्ट्रक्चर आती है जिसको हम बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं, अब आप लोगों को सबसे पहले एक बात बता दें, नेफ्रॉन, ठीक है, इसको हटा। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के पार्ट कितना होता है, तो पहला पार्ट होता है इसका बोहमान कैप्सूल, दूसरा पार्ट होता है इसका पीसीटी, तीसरा होता है लूप ऑफ हेनले, और चौथा होता है डीसीटी, और नेक्स्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये तो पार्ट है किसके, नेफ्रॉन, ठीक है। इसके आगे भी और पढ़ेंगे अपन। तो यहां पर देखो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना क्या है। पीसीटी का मतलब प्रोक्सिमल कन्वोलेंट, क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूबुल्स, क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूबुल्स। और जो पीसीटी होता है वो एक प्रकार की ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं टाइटली कोइल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, टाइटली कोइल स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर है, टाइटली कोइल, कैसी, स्पाइरल शेप में, ठीक है। टाइटली कोइल स्ट्रक्चर है। इसकी लेंथ होती है 14 mm की। लेंथ कितनी होती है इसकी, 14 mm। डायामीटर कितना होता है इसका, तो इसका जो डायामीटर होता है वो होता है 55 माइक्रोन। कितना होता है, 55 माइक्रोन, ठीक है। और इसको बोला जाता है बुर्स बॉर्डर ऑफ सेल। क्या बोला जाता है, बुर्स बॉर्डर ऑफ सेल, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चंस घूम के आएगा कि जनरली जो किडनी है उसकी बुर्स बॉर्डर सेल किसके नाम से जानी जाती है, तो वो जानी जाती है किसके नाम से, पीसीटी के नाम से। किसके नाम से, पीसीटी के नाम से, ठीक है। बुर्स बॉर्डर सेल, बुर्स बॉर्डर
सेल। ठीक है, किस नाम से? बुर्स बॉर्डर ऑफ सेल। दूसरा, किडनी ने कितना अब्जॉर्प्शन किया? किडनी ने कितना अब्जॉर्प्शन किया 1 मिनट के हिसाब से? 125। ठीक है, अगर हम कहें कि 1 मिनट में किडनी 125 ml का सीक्रेशन कर रही है, तो बताओ एक दिन के अंदर कितना करेगी? तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दे 1440 ml वो मिनट से। तो 1440 का जब हम इसमें भाग गुणा करेंगे ना, तो हमारी जो रीडिंग आएगी वो आएगी 1,84,000। कितना? 1,84,000। और हम ऊपर अपने घर के ऊपर ही जो सेल्टेक्स वाली टंकी रखते हैं, कितने लीटर की रखते हैं? 500 लीटर। कितना? 500 लीटर, है ना। अब सोचो कि 2 लीटर से भी ज्यादा हो गया, 184 लीटर। कितना? 184 लीटर। इतना तो हमारी किडनी एक दिन के अंदर क्या करती है? फिल्टर कर लेती है। ध्यान देना, क्या कर लेती है? फिल्टर करती है। कितना फिल्टर करती है? 184 लीटर। मायने रखता है? पर डे का फिल्ट्रेशन रेट कितनी होगी? 184 लीटर। मतलब हम ऊपर घर के ऊपर जो टंकी रखते हैं सेल्टेक्स वाली, कितनी होती है? 500। ठीक है, कहाँ 500 और कहाँ पर 184? मतलब जो टंकी है उसका आधा पार्ट। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है, अब देखो किडनी फिल्टर करती है, इतना फिल्ट्रेशन कितना होगा डेली फिल्ट्रेशन? तो ये 184 लीटर का डेली का फिल्ट्रेशन होगा। 80 कर लो इसको, 180। ठीक है, तो इसे अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 आएगा। ठीक है, तो 180 लीटर मान लो। ठीक है, 180 लीटर में से कि जो 90% है, 90% जो अब्जॉर्प्शन है, ध्यान देना एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इतना अब्जॉर्प्शन होता है। और अगर एक व्यक्ति का इतना यूरिन बनेगा तो भैया पाकिस्तान तो 5 दिन में बह जाएगा, है ना। तो इसका टोटल 90%, ध्यान देना कितना? टोटल 90% क्या होता है? पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या होता है? पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और क्वेश्चंस बनकर ऐसे आएगा कि नेफ्रॉन का वो कौन सा पार्ट है जहां पर 90% रीअब्जॉर्प्शन होता है? तो कौन सा पार्ट होगा? पीसीटी। कौन सा होगा? पीसीटी। बस पीसीटी के बारे में आपको ये 5 से 6 पॉइंट याद रखने हैं। पहला है ब्रूस बॉर्डर है, दूसरा है 90% क्या करेगा? अब रीअब्जॉर्प्शन करेगा। तीसरा है क्या है? टाइटली कोइल स्ट्रक्चर है। चौथा है 14 mm का होता है। और 5वां डायमीटर। ठीक है, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले के अंदर आप लोगों को जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, लूप ऑफ हेनले में आप लोगों को जो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है वो केवल इतना रखना है कि जो लूप ऑफ हेनले होता है इसके अंदर क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम पंप होता है। क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम पंप होता है। तो जब सोडियम बॉडी के अंदर कम है, ध्यान देना, जब कम होता है उस कंडीशन के अंदर ये लूप ऑफ हेनले क्या करता है? जो यूरिन बनकर निकल रहा है उसमें से सोडियम को वापस अब्जॉर्ब करके बॉडी तक भेज देता है। बॉडी में यदि कम होता है तो अब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देगा? बॉडी में भेज देगा। और अगर बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में सोडियम है तो क्या करेगा? बॉडी के बाहर एक्सक्रिएट करा देगा। क्या करेगा? एक्सक्रिएट करा देगा। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर सोडियम लेवल कम होता है तो उस कंडीशन के अंदर जब लूप हेनले के पास में जो 10% यूरिन आ रहा है या जो फिल्ट्रेटिंग पार्ट आ रहा है उस पार्ट में से सोडियम और पोटेशियम को क्या करता है?
अटेंशन देता है। अगर सोडियम बॉडी के अंदर कम है, ध्यान देना पूरी बॉडी में कम है, तो वहां से क्या होगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में है तो क्या करेगा, बाहर की तरफ एक्सक्रिएट करा देगा। सिंपल पॉइंट को याद रखना कि जब हमें पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगी होती है, उस कंडीशन के अंदर यूरिन का जो प्रोडक्शन होगा क्या कम होगा या ज्यादा होगा, कैसा होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और हमने अगर पानी बहुत ज्यादा पिया है तो यूरिन का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सोडियम का एक्सक्रिएशन ज्यादा है या कम है, इसका ये डिपेंड करता है बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप होता है एक तो लूप ऑफ हेनले के अंदर, और दूसरा इसके खास पॉइंट है कि जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो होती है 30 mm की। कितनी होती है, 30 mm की इसकी लेंथ होती है। सो आगे बढ़े, लास्ट पॉइंट है डीसीटी, डिस्टल कन्वलेंट ट्यूबुल। और मोस्टली जो अब्जॉर्प्शन की रेट होती है वो जनरली इसके अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो मोस्टली अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी में। मोस्टली अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी। प्रोक्सिमल कितना होता है, 90%। और लास्ट बचा डीसीटी, डिस्टल कन्वलेंट ट्यूबुल। कौन सा, डिस्टल कन्वलेंट। ये क्या करता है, ये अटैच्ड होता है, किससे अटैच्ड होता है, कलेक्टिंग डक्ट की, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और अब रीअब्जॉर्प्शन तब तक चलता रहता है, लास्ट में जितना भी बच जाता है या रीअब्जॉर्ब कर लेता है। मान लीजिए इसके पास 6% बचा तो ये क्या करेगा, 5% का रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा। और जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर केवल कितना परसेंट भेजा जाता है, केवल 1%। कितना, 1%, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई 184 लीटर का क्या हुआ, क्या हुआ, एक दिन के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हुआ। कितना हुआ, 184 लीटर का। तो टोटली 99% का क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया। तो टोटली यूरिन कितने परसेंट बना, 1% बना। कितने परसेंट बना, 1% बना। तो भैया आप इसमें से 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1840 ml। कितना, 1840 ml। बाकी 99% का क्या हो गया, तो ये चला गया सर्कुलेशन के अंदर। कहां चला गया, सर्कुलेशन के अंदर। कहां चला गया, सर्कुलेशन के अंदर। समझ में आया। इस तरीके से किडनी क्या करती है, फंक्शन करती है। किडनी कैसे फंक्शन करेगी, जनरली इस तरीके से फंक्शन करेगी। अब हम जनरली एक पैथोफिजियोलॉजी लिखने वाले हैं फ्लो चार्ट के रूप में। आप लोगों को इसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद रखने ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आप लोगों को फ्लो चार्ट भी याद रखना है। सो फ्लो चार्ट बनाते हैं इसका, क्या, डीसीटी। डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वलेंट ट्यूबुल्स। डिस्टल कन्वलेंट ट्यूबुल जुड़ा होता है कलेक्टिंग डक्ट से। किससे जुड़ा होता है, कलेक्टिंग डक्ट से। और कलेक्टिंग डक्ट वो डक्ट होती है जिसके अंदर केवल और केवल यूरिन जाता है। क्या जाता है, यूरिन जाता है, ठीक है। जितना भी यहाँ पर फ्लूइड आता है पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है रिमेनिंग 1% के। कितना, रिमेनिंग 1% के। और 1% कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाएगा, इसका मतलब वो यूरिन है। क्या है, यूरिन। क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट से जाता है माइनर कैलिक्स, माइनर से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरेटर के यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शनिंग आगे बढ़ती है। समझ में आया। अब डिस्टल मतलब नीचे का, लास्ट का। और ये जुड़ेगा कलेक्टिंग डक्ट से। और देखो हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम जो यूरिन बनेगा वो 1% का बनेगा। अगर बाय द वे हम कह दें कि नहीं 2% का बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है। और पेशेंट कुछ ही टाइम के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। क्या होगा, कुछ ही टाइम में एक्सपायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये किसको इंडिकेट करेगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, एक्सेसिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड इतनी ज्यादा मात्रा में लॉस होगा तो पेशेंट जनरली
डिहाइड्रेशन में चला जाएगा। एक्सेसिव लॉस भी किसको इंडिकेट करता है? डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो पेशेंट डिहाइड्रेशन के अंदर जाने के बाद में सीरियस हो जाएगा। क्लियर? सो बनाते हैं फ्लो चार्ट की किस तरीके से किडनी वर्क करती है। सो सबसे पहले तो क्या आएगा? अफरेंट और इफरेंट आएगा। क्या आएगा? अफरेंट एंड इफरेंट। इनके बीच में पाई जाता है, क्या पाया जाएगा? बेईमान कैप्सूल। ठीक है, और बोमन कैप्सूल से फिल्टर होगा 1 माइक्रो mm के फिल्ट्रेटिंग पोर से, और फिल्टर होकर किस में पहुंचेगा? पीसीटी के अंदर। किसके अंदर पहुंचेगा? पीसीटी। पीसीटी से जाएगा लूप ऑफ हेनले। किसमें? लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले से जाएगा डीसीटी में। किसमें जाएगा? डीसीटी, डिस्टल कन्वलेंट ट्यूबुल। डिस्टल कन्वलेंट ट्यूबुल से ये पहुंचेगा कलेक्टिंग डक्ट में। किसमें? कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट के बाद पहुंचता है माइनर कैलिक्स में। किसमें? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स के बाद पहुंचता है मेजर कैलिक्स। कहां पहुंचता है? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स के बाद में पहुंचता है रीनल पेल्विस। कहां पहुंचता है? रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस के बाद में आ जाता है, क्या आएगा? यूरेटर। क्या आएगा? यूरेटर। और यूरेटर के बाद में आता है ट्राइगोन ऑर्गन ऑफ बॉडी। क्या आएगा? यूरिनरी ब्लेडर। क्या आएगा? यूरिनरी ब्लेडर। और यूरिनरी ब्लेडर के बाद आता है यूरिथ्रा। क्या आता है? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में मेल और फीमेल। मेल का जो यूरिथ्रा होता है 10 से 15 सेंटीमीटर का होता है, और फीमेल का जो यूरिथ्रा होता है कितना होगा? 3 to 4 सेंटीमीटर। कितना? 3 to 4 सेंटीमीटर। इसको बोला जाता है ट्राइगोन ऑर्गन ऑफ बॉडी। ट्राइगोन ऑर्गन ऑफ, क्या बोलते हैं? ट्राइगोन ऑर्गन ऑफ बॉडी, क्योंकि इसके अंदर जो आने की प्रोसेस होगी वो कोई एक नहीं होगी। कितनी होगी? ट्राई मतलब 3। कितनी? ट्राई मतलब 3। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोन ऑर्गन। क्या बोलते हैं? ट्राइगोन ऑर्गन। और जो यूरेटर होता है जनरली ये मेल और फीमेल के अंदर पाया जाता है 25 से 30 सेंटीमीटर का। कितना होता है यूरेटर? 25 से 30 सेंटीमीटर। सो पॉइंट एक बार में याद करना है, क्या है? पहला है यूरेटर लंबाई कितनी होती है? 25 से कितनी? 25 से 30। यूरिनरी ब्लेडर का दूसरा नाम क्या है? ट्राइगोन ऑर्गन। क्या है? ट्राइगोन ऑर्गन। ट्राइगोन ऑर्गन के बाद में पॉइंट आता है कि मेल यूरिथ्रा कितना बड़ा होता है? 10 से कितना? मेट्रिलियोल हो गई 10 से 15। फीमेल कितना होता है? 3 to 4। कितना? 3 to 4। अब यहाँ पर आपको बेस्ट पॉइंट याद रखना है 90% रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पर सोडियम एंड पोटेशियम, यहाँ पर रिमेनिंग अब्जॉर्प्शन। कलेक्टिंग डक्ट मतलब 1% यूरिन। 1% यूरिन। और बहुत सारे जब कलेक्टिंग डक्ट आपस में आकर जुड़ती है तो हम उसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। क्या बोलेंगे? माइनर कैलिक्स। बहुत सारी माइनर कैलिक्स के पार्ट आपस में आकर जुड़ेंगे, क्या बोलेंगे? मेजर कैलिक्स। ध्यान देना, अब स्ट्रक्चर छोटी से क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। तो माइनर कैलिक्स, ग्रुप ऑफ माइनर कैलिक्स नॉन एज मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स आपस में जुड़कर क्या कहलाएगी? रीनल पेल्विस। और जो कौन सा इसका स्ट्रक्चर होता है? कैसा शेप होता है? कि पेट शेप। कैसा? क्या बोलेंगे उसको? कीप शेप। कीप का मतलब फ्यूनल शेप। फन्नल शेप। हाँ, फन्नल शेप। ठीक है, कीप शेप। कीप मतलब फन्नल शेप। ठीक है। सो इस तरीके से यूरिन का निर्माण होता है। और यहाँ पर आता है वॉलेंट्री इफेक्ट, जिससे क्या होता है? यूरिन बाहर हो जाता है। तो जो यूरिनरी सिस्टम थे इसकी एनाटॉमी समझ में आई? तो आगे बढ़े। ये समझ में आया? दोबारा रिपीट करूं? मेन चीज है ये, ध्यान रखना।
देखो क्या है, पहला है अफरेंट आर्ट्रियोल्स, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है, इनसे ब्लड आता है, आगे निकल जाता है, पर ये आगे नहीं निकलता, यहाँ से घूमकर क्या होता है, बड़ा शातिर होता है, इसको घुमाकर इस तरीके से घूमता है। तो जितना इस बेचारे ने फिल्टर किया था, पीसीटी ने क्या कर लिया, जितना इसने फिल्टर किया था, पीसीटी क्या करेगी, वहां से वापस उससे छीन कर ले जाएगा 90%। कितना ले जाएगा, 90% तक उससे छीन कर ले जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पीसीटी, पैरोक्सिमल कन्वलेंट ट्यूबुल्स। जो यूरिन वहां से फिल्टर हुआ, आगे आया, जब इसके पास आया तो 10% बचा। इसने क्या किया, सोडियम पोटेशियम का मेंटेनेंस किया और रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाना था तो बढ़ा दिया, कम करना था तो कम कर दिया। मतलब क्वेश्चंस बन के ऐसे भी निकल आएगा कि जनरली जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में बनता है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर यहां तक की क्या कहलाएगी, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कहलाएगी। वहां से लेकर यहां तक की स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कहलाएगी। और नेफ्रॉन के अंदर सोडियम पोटेशियम का बैलेंस कौन से पार्ट में बनेगा, तो सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बनेगा लूप ऑफ हेनले के अंदर। किसमें, लूप ऑफ हेनले। अगर यहां से फ्लूइड निकल कर मान लीजिए इसके पास पहुंच जाता है तो ये क्या है, जितना अब्जॉर्ब होना चाहिए लास्ट लिमिट तक अब्जॉर्ब कर लेता है। और जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उसके लिए केवल 1% छोड़ता है। कितना छोड़ता है, केवल 1% छोड़ता है। और ये पहुंचता है माइनर कैलिक्स के पास में। इसी तरीके से टोटल यूरिन का प्रोडक्शन हो जाता है और ये बना हुआ यूरिन आकर यहाँ पर स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्टोर होके वॉलेंट्री इफेक्ट से बाहर हो जाता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। यूरिन के कंपोजिशन अभी लिखा नहीं, नेक्स्ट आता है यूरिन का कंपोजिशन। यूरिन होता क्या है, हमने ये तो बात कर ली कि भाई हमने यूरिथ्रा के जरिए वेस्ट को रिमूव कर दिया। और कौन सा वेस्ट था, तो लिक्विड वेस्ट था जिसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब ये लिक्विड वेस्ट बना किसका है, तो देखो पहली चीज लिक्विड है तो 90% किसका बना है, वाटर का। किसका है, वाटर का। और यहाँ पर 90% नहीं होगा, जैसे 90% होगा तो चलने वाला फ्लूइड बनेगा। यहाँ पर 96% पार्ट होगा, वो किसका होगा, वाटर का होगा, पानी होगा। ठीक है, रिमेनिंग बचा 4%, उसके अंदर क्या आ जाएंगे, दो प्रकार के कंटेन आ जाएंगे। एक बोला जाएगा ऑर्गेनिक और दूसरा बोलेंगे इनऑर्गेनिक। ध्यान देना, ऑर्गेनिक कौन सा है, इनऑर्गेनिक कौन सा है, इतना पार्ट मिटा रहा हूं। ठीक है, यूरिन बनता है कितने पार्ट से, यूरिन बनता है जनरली 2 पार्ट से। यूरिन क्या है, तो यूरिन बनता है 2 पार्ट से। अब 2 पार्ट कौन से होते हैं, सबसे पहले वाटर कितना होगा, 96%। कितना, 6%। बाकी बचा 4% अदर का मतलब यहाँ पर हम 2 पार्ट ले ले, पहला ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। तो बताओ ऑर्गेनिक वेस्ट कौन सा होगा, ध्यान देना, नाम पर जाना, नाम क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब कौन बनाएगा, ऑर्गन बनाएंगे। कौन बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। और ऑर्गन जो वेस्ट बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट। क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट। अब देख कौन से है ऑर्गेनिक वेस्ट, तो न्यूक्लियस के मेटाबॉलिज्म से क्या बना, यूरिक एसिड। क्या बना, यूरिक एसिड। किसके मेटाबॉलिज्म से बना, भाई ऑर्गन था क्या वो, न्यूक्लियस क्या था, ऑर्गन था, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। क्या था, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। कौन आ रहा था, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो यूरिक एसिड बना, फॉस्फोक्रेटिनिन बना, अमोनिया बना, ये सब क्या है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है। क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट। यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमोनिया। ठीक है, इसके अलावा बिलिरुबिन। आरबीसी क्या था, ऑर्गन था। क्या था, सेल थी।
ठीक है। तो इनकी वजह से जो बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट, क्योंकि कौन बना रहा है, ऑर्गेनल्स बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा है इनऑर्गेनिक वेस्ट। तो देखो इनऑर्गेनिक वेस्ट कौन सा होगा, तो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब किसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर। जैसे सोडियम हुआ, जैसे पोटेशियम हुआ, बहुत बार कैल्शियम भी पास आउट होता है, ठीक है। तो कैल्शियम, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे सब किसका पार्ट है, वो है इनऑर्गेनिक का पार्ट। किसका पार्ट है, इनऑर्गेनिक का पार्ट। समझ में आया। तो यूरिन किससे बना है, यूरिन के कलर की हम अलग क्लास के अंदर बात कर चुके हैं। सो यहाँ पर यूरिन बना 96% वाटर से, इसके अलावा ऑर्गेनिक वेस्ट, इसके अलावा इनऑर्गेनिक वेस्ट। तो जनरली 3% हम इसको ऑर्गेनिक को दे सकते हैं, 1% हम इनऑर्गेनिक को दे सकते हैं, ठीक है। सो ये था यूरिन का कंपोजिशन। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गन बनाने वाला। तो ऑर्गन ये आएगा यूरिक एसिड, जो किसके मेटाबॉलिज्म से बना, न्यूक्लियस के, ठीक है। क्रेटिनिन, ठीक है। बिलिरुबिन, अमोनिया, जो मैंने स्टार्टिंग में 4 लिखवाए थे आप लोगों से, ठीक है, वो क्या थे, वो ऑर्गेनिक वेस्ट थे। क्या थे, ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये समझ में आया इतना। सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा किडनी पढ़ ले, फिर बाकी इससे स्टोन कल पढ़ेंगे, है ना। टाइम क्या हुआ।